नमस्कार दोस्तों। हाय, मैं हूँ अंशु और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 120 एवं 121। सुबह के 8 बज रहे थे और सब जहाँ-तहाँ अभी तक सो रहे थे। बस मुकुल उठकर किचन में लगा हुआ था। तभी उसकी नज़र घड़ी पर पड़ जाती है। कचरे कचरे को लेकर जाने का समय हो गया था। मुकुल किचन में से डस्टबिन निकालते हुए बाहर की तरफ बढ़ जाता है। मेन गेट खोलता है तो सामने मोनिका खड़ी थी, जो शायद हाथ बढ़ाकर डोरबेल ही बजाने वाली थी। मोनिका को देखकर मुकुल की आंखें हैरानी से भरी हो जाती है। झट से वो पीछे पलटकर धानी को देखता है, जो अभी भी कंबल में लिपटी हुई सोफे पर सो रही थी। मैम आप? हाँ मैं। मुझे देखकर इतना हकला क्यों रहे हो, जैसे पहली बार देखा है? नहीं नहीं, तो आपको कुछ काम है? हे यू, औकात भूल गए हो अपनी, जो मुझसे सवाल कर रहे हो? नौकर हो, नौकर बनकर रहो। अब हटे रास्ते से। लेकिन मैम, सर घर पर नहीं है। मुकुल झूठ बोलकर नीरज और धानी के रिश्ते को बचाने की छोटी सी कोशिश करता है। मुझे पता है, नीरज ने तुम्हें ये कहने के लिए कहा होगा कि वो घर पर नहीं है। मैं सब कुछ पता करके आई हूँ। वो इस वक्त अपने बेडरूम में सो रहा है, इसलिए अब हटो सामने से। मोनिका मुकुल को एक तरफ धक्का देती है और तेजी से कमरे में चली जाती है। इधर धक्का देने की वजह से मुकुल के हाथ से डस्टबिन गिर पड़ता है और उस शांतिपूर्ण माहौल में डस्टबिन गिरने की आवाज़ गूंज उठती है, जिससे धानी की नींद खुल जाती है। हे भगवान, क्या हो गया? अगर मैम ने सर को देख लिया तो क्या होगा? क्या क्या हो रहा है? कहीं कुछ महीने में दोनों का डिवोर्स ना हो जाए। बेचारा नकुल सोच सोच कर घबरा रहा था। धानी कुलमुलाते हुए उठने की कोशिश करती है, लेकिन खुद को बुरी तरह से कंबल में लपेटे हुए पाती है। आवाज़ से उसकी नींद भी खुल गई थी। कुल कुछ पल मशक्कत करने के बाद धानी उठती है। तब तक मोनिका नीरज के कमरे के गेट पर पहुंच गई थी। धानी की पीठ नीरज के कमरे की तरफ थी, इसलिए वो मोनिका को देख नहीं पाती है। वहीं धानी को उठते हुए देखकर मुकुल, जो नीचे झुककर कचरा उठा रहा था, दोबारा उसके हाथों से डस्टबिन नीचे गिर पड़ जाता है। क्या हुआ भैया, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ मैम, मैं ठीक हूँ। आपको कुछ चाहिए? नहीं भैया, आपके सर आ गए। धानी बोलते हुए नीरज के कमरे की तरफ देखने के लिए सर घुमाती, उससे पहले मुकुल बोल पड़ता है। हाँ हाँ मैम, सर तो रात को ही आ गए थे, करीब 3 बजे बोलकर। नकुल सच बोलकर अपनी जीभ काट लेता है। हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया? कहीं मैम सर को ना देखने चली जाए। ये मैं क्या कर रहा हूँ? सर भी अजीब है, जब शादी हो गई तो गर्लफ्रेंड को बुलाने की क्या जरूरत थी? बीबी बाहर सो रही है और गर्लफ्रेंड कमरे के अंदर चली गई है। मुकुल मन ही मन बड़बड़ाए जा रहा था। क्या हुआ भैया, आप क्या सोचने लगे? कुछ कुछ नहीं मैम, चलिए चलिए, मैं आपको बाहर घुमा कर लाता हूँ। अभी? इस वक्त बाहर? हाँ चलिए ना, सुबह का अच्छा रहता है समय। नहीं, अभी हम नहीं जा सकते, अभी तो हमने नहाया भी नहीं है और ठाकुर जी को भी भोग नहीं लगाया है। हम बाद में चलेंगे आपके साथ। आपके सर ने कॉफ़ी पी लिया? नहीं नहीं, अभी तो सो रहे हैं। धानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। रात को हमने उन्हें गुस्सा दिला दिया था ना, अब सुबह सुबह उनके लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर जाएंगे तो उनका गुस्सा थोड़ा कम होगा। मम्मी जी ने कहा था उनका खाने पीने का ध्यान रखने के लिए। मेरी जिम्मेदारी पर उन्हें भेजा है ना, मैं उन्हें अच्छे से ध्यान रखूंगी। भैया, रसोई घर कहाँ है? मैम मैम बता दीजिए ना, आपको क्या चाहिए, मैं बना देता हूँ। अरे नहीं भैया, हम खुद बना लेंगे, आप बस हमें रसोई का रास्ता बता दीजिए। वो सामने है, चलिए मैं आपको सामान दिखा देता हूँ। मुकुल कचरा वाला डब्बा गेट के बाहर रखकर दरवाज़ा बंद करके धानी के पीछे किचन में आ जाता है। वो मन ही मन दुआ कर रहा था धानी किचन में व्यस्त रहे और मोनिका घर से बाहर चली जाए, ताकि दोनों का आमना सामना ना हो। क्या बनाना है मैम आपको? कॉफ़ी कॉफ़ी बनाना है, आप हमें सामान दे दीजिए।
इतने दिनों में धानी उसको कॉफ़ी देते हुए कॉफ़ी बनाना तो सीख ही गई थी। आराधना जी ने नीरज की पसंद नापसंद सब कुछ उसे बता दिया था, ताकि दोनों के रिश्ते में मजबूती आ सके। उन्हें पता था धानी को काम करने में मन लगता है, इसलिए नीरज को क्या खाना पसंद है, कैसे रहना पसंद है, सब अच्छी तरह समझा दिया था। बन गया कॉफ़ी। आप पियेंगे भैया? धानी कॉफ़ी बनाकर छानते हुए बोलती है। नहीं नहीं मैम, ठीक है, हम उनके लिए कर जाते हैं। मैम, क्या हुआ? मैम, मैं लेकर जाता हूँ ना कॉफ़ी। आप जाके फ्रेश हो जाइए। मुकुल आखिरी कोशिश करता है। नहीं नहीं भैया, आप दूसरा काम कर लीजिए। और हमें नहाना भी है, तो उसी कमरे में हमारा सामान है। हम उनको कॉफ़ी देकर नहाने के लिए चले जाएंगे। जी जी मैम। मुकुल थूक निकलते हुए बोलता है। आगे वाले होने वाले धमाके को सोचकर ही मुकुल को पसीना आ रहा था। कुछ भी हो, नीरज तो सुनाएगा उसे ही। इधर नीरज पीठ के बल बिस्तर पर सो रहा था। हाय, तुम्हारा ये लुक ही तो हमेशा मुझे मार डालता है। ये बॉडी स्टाइल, ये चार्म, सब कुछ किलर लगता है। तुम्हारी हॉटनेस तो मुझे जला देती है। मोनिका नीरज को आहे भरते हुए बोलती है। बहुत दिन हो गए हमें एक हुए। तुम अभी भी प्यासे कुएं की तरह हो गए, जो मुझ में डूबने के लिए बेताब हो गए। बोलते हुए मोनिका अपना टॉप उतार फेंकती है और नीरज पर लेटती हुई पीछे से जकड़ लेती है और बेतहासा उसे चूमने लग जाती है। आई लव यू नीरज, जितनी बार तुम्हें देखती हूँ प्यार हो जाता है तुमसे। मोनिका आहे भरते हुए बोलती है। अपने ऊपर भार महसूस होते ही नीरज की नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही उसे किसी के अधरों का छुअन महसूस होता है, तो उसकी नींद झटके से खुल जाती है। तेजी से पलटता है तो अपने ऊपर मोनिका को पाता है। कुछ बोलने के लिए मुंह को खोलता है, शब्द निकलने से पहले ही दरवाज़ा खुल जाता है। दोनों चौंक कर दरवाजे की तरफ देखती है, क्योंकि जब भी दोनों कमरे के अंदर रहते थे, मुकुल या नकुल, मजाल नहीं था दोनों का आने का, कब दरवाज़ा खोलने का। इसलिए मोनिका ने कमरे का दरवाज़ा भी नहीं लगाया था। धानी कॉफ़ी में मग ट्रे में लिए हुए अंदर आती है। ये लीजिए आपका। सामने का नज़ारा देखकर उसके पैर जम जाते हैं और सब तो जाने कहाँ गायब हो गए थे। एकटक वो दोनों को देख रही थी और दोनों उसे देख रहे थे। तभी एक आवाज़ के साथ धानी के हाथों से कॉफ़ी का ट्रे नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज़ सबको वर्तमान में लेकर आती है। नहीं तो सब कुछ जम सा गया था। धानी, धानी! नीरज उसे आवाज़ लगाता है, लेकिन धानी उल्टे पैर वापस मुड़ते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर नीरज एक झटके से मोनिका को अपने ऊपर से नीचे फेंकता है और बाहर की तरफ भागता है। आह! मोनिका के मुंह से दर्द भरी चीख निकल जाती है। नीरज, नीरज, रुको नीरज! मोनिका उसे आवाज़ देती रह जाती है, लेकिन नीरज उसकी बात सुनने के लिए रुका कहाँ था। धानी के निकलते ही धानी निकलते ही बगल वाला रूम खुला धानी को बाहर निकलते ही बगल वाला रूम खुला दिखाई देता है और वो अंदर घुसते हुए दरवाज़ा बंद कर लेती है। नीरज की आंखों के सामने ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। दरवाजे से लगकर धानी सिसक कर रो पड़ती है। दरवाज़ा पीटने की आवाज़ उसे अपने कानों में सुनाई भी दे रही थी। साथ ही साथ नीरज के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। धानी, धानी दरवाज़ा खोलो! धानी, धानी ओपन द डोर, नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। धानी दरवाज़ा खोलो! जोर जोर से हाथ बजाता हुआ नीरज दरवाज़ा खोलने के लिए चिल्ला रहा था। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू नीरज? कौन है ये लड़की? मोनिका उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछती है। नीरज जलती हुई निगाहों से उसकी तरफ देखता है। धानी, वो कढ़ाई देना। बोलते बोलते आराधना जी की जुबान रुक जाती है। किचन में नज़र घुमाते हैं तो धानी उन्हें कहीं नज़र नहीं आती है।
धानी को याद करते उनकी आंखें भर जाती हैं। रोज दोनों सास बहू मिलकर खाना बनाती थी। धानी अपने भोलेपन में किस्सा सुनाती रहती थी और आराधना जी उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर रह जाती थी। पुरानी बातों को याद करके आराधना जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन वो खुश थी। धानी अब अपनी पति के साथ गई है, उसके बेटे बहू खुश हैं, यही सोचकर वो खुश थी। तभी उनके सामने आवाज के साथ एक कढ़ाई रखी जाती है। आराधना जी चौंक कर बगल में देखती है तो भावना जी मुस्कुराते हुए खड़ी थी, और ये मुस्कान कोई आम मुस्कान नहीं, चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। तुम यहाँ? हाँ, शरद को बादाम वाला मिल्क शेक पीना है ना, वही बनाने आई हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं भाभी, कैसी परेशानी? अपने बच्चों को काम करने की भी कोई परेशानी होती है क्या? अब आपकी तरह बांस की तरह मेरी जिंदगी थोड़ी ना है। भावना, अरे गुस्सा क्यों हो रही हैं आप? भाभी, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? बताइए, भला कौन सा बच्चा आपके साथ है? ना नीरज है, ना अतुल है, और ना ही अब वो आपकी प्यारी धानी है, जो मम्मी जी करते हुए आगे पीछे डोलती रहती थी। कोई है आपके पास? नहीं ना? लेकिन मेरा देखिए, मेरा तो बेटा बेटी बहू सब मेरे साथ है। अब सबका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? आखिर माँ तो मैं ही हूँ ना। भावना जी मिक्सर के जार में बादाम और दूध डालते हुए बोलती है। क्यों भावना, क्यों? क्यों तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी नफरत भरी हुई है? क्या गलती है मेरी जो नीरज को मुझसे अलग करके सजा दे रही हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? बिगाड़ा? आपको पता नहीं है क्या आपने मेरा बिगाड़ा है? भावना, पुरानी बातों को भूल जाओ ना। क्यों उन बातों को लेकर बैठी हुई हो? अपने मन के साथ साथ सबके मन के मतलब भर से भर रही हो। मैं कहाँ कुछ करती हूँ भाभी, मैंने तो बस चिंगारी लगाई थी। हवा तो आप और जीजा जी देते हैं। चलिए, मेरा मिल्क शेक बन गया, अब आप नाश्ता भी बना लीजिए। आराधना जी गैस बंद करके अपने कमरे में दौड़ पड़ती है। वो ऐसे ही नीरज और धानी के जाने से उदास थी, और अब भावना की बातों ने उनके दिल को चीर कर रख दिया था। बेड के बगल से टेबल पर से नीरज और धानी की तस्वीर और अतुल की तस्वीर रखी हुई थी। दोनों को फोटो फ्रेम पर उठाते हुए सीने से लगाकर फपक पड़ती है। क्यों ठाकुर जी, क्यों? क्यों आपने मेरी बांझों वाली ज़िंदगी कर दी है? जब आपको मुझे इतना ही बदनसीब बनाना था, तो क्यों क्यों आपने मेरे अंदर इतनी ममता भर दी है? क्या एक गुनाह का सज़ा मुझे ज़िंदगी भर भुगतनी नहीं पड़ेगी? क्या आपके दरबार में मेरे लिए माफ़ी नहीं है? मुझे भी अपने बेटी बहू के साथ रहना, उनकी खुशियों को जीना है। क्यों इतना बदनसीब आपने मुझे बनाया है? आराधना, उनके कंधे पर कोई हाथ रखता है। आराधना जी पलटकर उनके सीने से लग जाती है। अरविंद जी भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें उनकी भी नम हो चली थी। औरत तो बोलकर रोकर अपना दुख दर्द व्यक्त कर लेते हैं, लेकिन आदमी, ये जमाना तो आदमी को रोने का अधिकार भी नहीं देता है। रॉन्ग विथ यू नीरज? कौन है ये लड़की जिसके लिए तुम मुझे पटक कर आए हो? और ये तुम्हारे घर में क्या कर रही है? तुम मुझे चीट कर रहे हो? मुझे, मोनिका को? हाउ डेयर यू? नीरज को इस तरह से दरवाजा पीटते हुए देखकर मोनिका हैरान और परेशान हो गई थी, और धानी जिस तरह से कमरे में अंदर बंद थी उसे बुरा भी लग रहा था कि नीरज इतनी तवज्जो किसको दे रहा है। हाउ डे टू यू टू? तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे इस तरह से बात करने की? और कौन सी लड़की मेरे घर में क्या कर रही है और किसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? खुद को समझती क्या हो? और तुम सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो? नीरज उसका हाथ अपने कंधे पर से झटकते हुए बोलता है। तुम किस तरह से मुझसे बात कर रहे हो नीरज? मेरा यही तरीका है बात करने का। मेरे मुंह से कभी फूल नहीं झड़ते हैं, इसलिए पहनो अपने कपड़े और निकलो घर से बाहर। मुकुल, मुकुल! एक ही आवाज में मुकुल दौड़ता हुआ वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन सामने मोनिका को देखकर उसकी आंखें झुक जाती है। मुझे 2 मिनट के अंदर घर खाली चाहिए। नीरज, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, समझे तुम? मैं भी देखती हूँ कौन हुर की परी जिसके लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो। छोड़ते उसे हैं जिसे इंसान जुड़ा रहता है,
और मैं कभी तुमसे जुड़ा हुआ नहीं था। जो भी होता था हमारी मर्जी से होता था। ना मैं तुम्हें कभी बुलाने जाता था और ना ही कभी ज़बरदस्ती किया है, और ना ही मैंने तुमसे कोई वादा किया है जिसके लिए मुझे गिल्टी फील हो। इसलिए तमाशा बंद करो और निकलो यहाँ से। आई नो नीरज, लेकिन हम लिव इन में तो रहते हैं। यू नो मीनिंग लिव ऑफ लिविंग? पता है तुम्हें लिव इन क्या होता है? क्योंकि पता रहता तो तुम ऐसी बात नहीं करती हो। 1000 बार तुम्हें समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक ही बात करट लगाती रहती हो। लिव इन वो होता है जिसमें पार्टनर साथ रहते हैं, और मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहता हूँ। तो चुपचाप निकलो यहाँ से, नहीं तो इस हालत में ही मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। और हाँ, आज के बाद यहाँ पर दिख मत जाना। नहीं जाऊंगी मैं। अब मुझे भी देखना है उस लड़की को जिसके पीछे तुम पागल हो चुके हो, जिसके पीछे तुम मुझे इतना सुना रहे हो, मुझे अपना रिलेशन ख़त्म कर रहे हो। कौन है, क्या लगती है तुम्हारी? मोनिका गुस्से से चीखते हुए बोलती है, तुम्हें अपना चेहरा दिखाए इतनी हैसियत नहीं है तुम्हारी। नीरज सक्सेना की वाइफ है, लोगों के सामने ऐसी नहीं आ जाएगी। उससे मिलने के लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी वाइफ? तुमने तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं? नीरज अजीब नजरों से उसे देखता है। अपने बाप को तो मैं बताता नहीं हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर तुम कौन हो जो मैं तुम्हें बताऊंगा अपनी लाइफ की डिसीजन? नीरज तुम। मोनिका गुस्से से हाथ उठा देती है, लेकिन नीरज उसका हाथ बीच में ही रोक देता है। गुस्सा का लेवल किस हद तक पहुंच गया था, ये उसके हाथ की उभरी हुई नसें बता रही थी। सोचना भी मत नीरज सक्सेना के ऊपर हाथ उठाने की, नहीं तो तुम्हारा बाप खोजता रह जाएगी कोई बेटी भी है। निकलो यहाँ से, बहुत तुम्हारी बकवास सुन ली। मुकुल तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? कहा ना 2 मिनट में मुझे घर खाली चाहिए। सॉरी सर। चलिए मैम। मोनिका जलती हुई निगाहों से नीरज को देखती है। जितना तुमने मुझे हर्ट किया है ना, उससे ज़्यादा तुम हर्ट होगे। कभी खुश नहीं रहोगे नीरज सक्सेना, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। आज के जमाने में ऋषियों मुनियों का श्राप तो लगता नहीं, और तुम निकलो यहाँ से। नीरज उसे धक्का दे देता है। मोनिका गुस्से से घूरते हुए गेट की तरफ चली जाती है। मुकुल उसके पीछे चला जाता है। 1 मिनट मैम, अब तुम्हारा क्या है? तुम्हें भी मुझ पर हंसना है? नहीं नहीं मैम, वो आपके कपड़े, आप इस हालत में बाहर। मुकुल नजरें चुराता हुआ बोलता है। मोनिका अपने शरीर को देखती है जिस पर सिर्फ अविनर वेयर था। ये लीजिए। मुकुल अपना पहना हुआ टी शर्ट उतार कर उसे दे देता है। मोनिका टी शर्ट लेते हुए शरीर में पहन लेती है और आंसू पोंछते हुए निकल जाती है। नीरज की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मुकुल फिर से हिल जाता है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? दरवाज़ा खोलो। धोनी, मैं कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलने के लिए। धोनी गेट से लगी हुई बैठकर सिसक कर रो रही थी। बाहर जो भी बातें हुई थी उसने सारी सुनी थी। कुछ बातें समझ आई थी, कुछ उसके सर के ऊपर से चली गई थी, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। रह रहकर उसके आंखों के सामने वही नज़ारा घूम रहा था। रो क्यों रही थी उसे भी समझ नहीं आ रहा था, बस रोना आ रहा था। ये बीबियों वाले हरकत करना बंद करो। तुम तो ऐसे रिएक्ट करी जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। मैंने तुमसे कुछ छुपा नहीं रखा हूँ। बताया तो था मैंने कि मैं कैसे नेमा को बहुत से लड़कों के साथ मेरे रिलेशन बन चुके हैं। फिर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? नीरज चिल्लाए जा रहा था, लेकिन उसे बस सिसकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो उसके गुस्से को बढ़ा रहा था। तुम रोना बंद कर रही हो कि दरवाजा तोड़ूं मैं? नीरज दरवाजे को लात मारते हुए बोलता है। धानी डर से कांप जाती है और अपने हाथों से मुंह को दबा लेती है। मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। अंदर फिर से कुछ आवाज़ नहीं आती है। नीरज अपनी पूरी ताकत लगाते हुए दरवाजा पर लात मारने लग जाता है, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं होता है। 4 साल पहले ही सोसाइटी बनी थी, सब कुछ नए जमाने को उसमें मजबूत लगा हुआ था। आजकल का लॉक सिस्टम इतना हार्ड हो गया था, जो सिर्फ कटर के काटने से ही टूटता था, तोड़ने से कभी नहीं टूटता था। इसलिए नीरज की कोशिश करने के बाद दरवाज़ा नहीं टूट रहा था। मुकुल, मुकुल इस रूम की चाबी लेकर आओ।
दरवाजे को टस से मस न होते हुए देखकर नीरज अपना दिमाग लगाकर चाबी मांगता है, लेकिन शायद बेचारे की खराब किस्मत थी। सर, इस कमरे के दरवाजे की एक चाबी कमरे के अंदर है और दूसरा चाबी मिल नहीं रहा है। कुछ दिन पहले साफ सफाई करते हुए खो गया था। मुकुल अपनी बात बोलकर कसकर आंखें बंद कर लेता है। बताया क्यों नहीं? इतने दिनों से ठीक करवाने के लिए बाहर वाले आते हैं। बस लापरवाही, सिर्फ और सिर्फ लापरवाही आती है तुम्हें। बहुत तुम्हें झेल लिया। अब सामान पैक करो, निकलो यहाँ से गांव के लिए। सॉरी सर। अभी के अभी मेरी नज़रों से दूर से हट जाओ। जी सर। और तुम दानी, अगर खुद को कुछ करने की कोशिश किया ना तो जान ले लूंगा तुम्हारी। अगर जरा सा भी खरोच आया ना तुम्हारे ऊपर तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। नीरज गुस्से से दरवाजा के ऊपर हाथ मारते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। बहुत जिद है ना इसके अंदर। इसकी जिद तो मैंने बाहर ही निकाला तो मेरा नाम नीरज सक्सेना नहीं। बात बात पर इसे रोना आता है, दरवाज़ा बंद करना आता है। बताता हूँ मैं इसे, कुछ सुनना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है। बस जाकर खुद को कमरे में बंद कर लेना है। घर के सारे दरवाजे कमरे तोड़वा देता हूँ। न कमरे रहेंगे न दरवाज़ा बंद करेगी। नीरज गुस्से से बरबराते हुए तैयार हो रहा था। मुकुल कमरे की साफ सफाई करने में लग जाता है। नकुल कहाँ है? नीरज अपना ब्लेजर पहनते हुए सवाल करता है। मैं यहाँ हूँ सर। कहाँ गायब हो गए थे? सर मैं सुबह उठकर घर गया था नहाने के लिए, कपड़े बदलने के लिए। सर आधे घंटे बाद मिस्टर कुंद्रा के साथ आपकी कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। उसके 2 घंटे बाद लंच मीटिंग है। उसके बाद बिजनेस एसोसिएट। कमरे का दरवाजे का लॉक कौन खोलता है? उसे बुला कर लाओ। नीरज उसका बात काटते हुए बोलता है। व्हाट हैपन सर? ऑफिस का कोई कमरा लॉक हो गया है क्या? नहीं, यहाँ का बगल वाला रूम लॉक हो गया है। 10 मिनट के अंदर किसी को बुला कर लाओ। सर अभी तो सारे दुकान बंद होंगे, 10 बजे के बाद ही खुलेगा। तुम्हें एक्सक्यूजेस देने की सैलरी नहीं देता हूँ। 10 मिनट के अंदर रूम खुलना चाहिए। जी जी, मैं किसी को देखता हूँ। नीरज बाहर चला जाता है। मुकुल, सर इतने गुस्से में क्यों है? और कमरा कैसे लॉक हो गया? मुकुल इधर उधर देखता है। नीरज उसे दूर जाता हुआ दिखाई देता है। सर कमरे में मैडम लॉक है। क्या? हाँ। मुकुल शॉर्टकट में सारी कहानी बता देता है। इसलिए मैडम ने खुद को लॉक कर लिया है और सर गुस्से में है। हे भगवान, ये क्या है? मैं निकलता हूँ, 2 मिनट मेरे वैसे ही वेस्ट हो चुके हैं। नकुल बाहर जाता है तो नीरज सोफे पर बैठा हुआ था। एक बात कहूँ सर? ना बोलने पर नहीं कहोगे क्या? बोलो। सर आप बाहर चले जाएंगे तो मैडम दरवाज़ा खोल लेगी। लॉक कटवाने और नया लगवाने में बहुत खर्चा लगेगा। इससे अच्छा स्टॉप इट। तुम्हें कैसे पता कि मैं चला जाऊंगा तो दरवाज़ा खोल लेगी? नीरज पीछे मुड़कर बंद दरवाजे को देखते हुए बोलता है। सर पता है मुझे, मेरी दीदी और जीजाजी का झगड़ा होता है ना, दीदी ऐसे ही दरवाज़ा बंद कर लेती है और जीजाजी के जाते ही। बंद करो बकवास। मैं यहाँ तुम्हारा दीदी और जीजा का किस्सा सुनने नहीं बैठा हूँ। चलो। नीरज उठते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। मुकुल और नकुल दोनों उसके पीछे जाते हैं। दोनों को बाहर निकलते हैं। मुकुल दरवाज़ा बंद कर लेता है। धानी रोते रोते अब हिचक रही थी। आंसू भी एक वक्त के बाद थम जाते हैं। हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। हमें हमें मम्मी जी के पास जाना है। हम धानी बड़बड़ाते हुए खड़ी हो जाती है। हाँ, हम यहाँ से चले जाएंगे। हम नहीं देखना ये सब। धानी दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आ जाती है। मुकुल दरवाजे की आवाज़ सुनकर चैन की सांस लेता है। सामने रखा हुआ फ़ोन बजने लग जाता है। हेलो। डोर ओपन किया उसने? यस यस सर। वो ठीक है? हाँ सर, आपके कमरे में गई है। ठीक है, पानी पिला दो। जी सर, मैं आता हूँ। नकुल गाड़ी मोड़ो। सर प्लीज़, आप अभी वापस जाएंगे तो मैडम खुद को वापस बंद कर लेंगी। आप रात तक जाइएगा ना, मैम का गुस्सा शांत हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ आप उन्हें मनाने के लिए। चुप करो, तुम्हारी राय नहीं मांग रहा हूँ। जल्दी ऑफिस पहुँचो, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है।
जी जी सर। धानी कमरे में पहुंचते ही अपना सूटकेस खोलकर बैठ जाती है और छोटी सी डायरी को खोजने लग जाती है जिसे आराधना जी ने दिया था, सबका नंबर लिखकर उन्होंने दिया था। धानी उसमें हम सबका नंबर है, ये जगह अनजान है, तुम्हारे लिए जब भी कहीं तुम कहीं भटक जाओ तो हमें कॉल कर लेना, हम तुम्हें ले आएंगे। लेकिन मम्मी जी हम जाते कहाँ हैं? नहीं जाती है तो जाओ, बाहर की दुनिया देखो, खो जाओ तो फ़ोन कर लेना। धारी धानी सारे सामान को निकाल रही थी। नीरज ने सीधे सामान कोच दिया था। उसके ड्रेसिंग टेबल पर से डायरी सूटकेस में गिरते हुए उसने देखा था। कुछ पल मशक्कत करने के बाद वो छोटी सी डायरी उसे मिल जाती है। डायरी को लेकर दौड़ते हुए बाहर आती है। भैया, भैया आप कहाँ हैं? हाँ मैम लीजिए ये पानी। मुकुल पानी का गिलास उसके सामने कर देता है। भैया हमें पानी नहीं पीना है, हमें हमें फ़ोन लगा दीजिए। लाइए मैं लगा देता हूँ, आप बैठिए। मुकुल उसके हाथ से डायरी लेकर नंबर डायल कर देता है और फ़ोन धानी को पकड़ा देता है। चुप हो जाओ, ज़्यादा रोने से तबीयत खराब हो जाएगी। देखना एक दिन तुम्हारा पूरा परिवार भी तुम्हारे साथ होगा, सब तुम्हारे आगे पीछे रहेंगे। अरविंद जी आराधना जी को इधर समझा रहे थे। वो दिन कब आएगा अरविंद जी? मैं तरस गई हूँ वो दिन देखने के लिए, अपने बच्चों के लिए। अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। सब आएगा, जल्दी ही आएगा, सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ। तभी आराधना जी का फ़ोन बजने लग जाता है। अरविंद जी बगल में टेबल पर से फ़ोन उठाकर उन्हें पकड़ा देते हैं। ये लो, तुम्हारी बहू कम लाडली का फ़ोन आ गया है, बात कर लो। नंबर को देखकर आराधना जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हेलो 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 मम्मी जी हमें ले जाइए यहाँ से, हमें हमें नहीं रहना है यहाँ। धानी रोते हुए बुरी तरह से हिचक रही थी। क्या हुआ बेटा? आराधना जी परेशान होते हुए खड़ी हो जाती है। मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी। रोने की वजह से वो बोल भी नहीं पा रही थी। बेटा पहले पानी पियो फिर बताओ क्या हुआ। क्या हुआ आराधना? कुछ नहीं, मैं बात करती हूँ ना आप। धानी रो रही है, मुझे सुनाई दे रहा है, फ़ोन दो। धानी मुकुल के हाथ से पानी लेकर पी लेती है। अब बताओ बेटा, कुछ किया है नीरज ने? आराधना जी को लगता है नीरज ने फिर डांट दिया होगा, इसलिए वो वापस आने का रट लगा रही है। उसकी बातों का बुरा मत। अरविंद जी उसके हाथों से फ़ोन छीन लेते हैं। मम्मी जी उन्होंने उन्होंने धानी रोते रोते पूरी राम कहानी आराधना जी को समझकर अरविंद जी को सुना देती है। आराधना जी भी कान लगाकर सुन रही थी। गुस्से से अरविंद जी की मुट्ठी कस जाती है। बेटा मैं 2 घंटे में पहुंच रहा हूँ, घबराना मत। पापा जी? हाँ बेटा मैं हूँ। पापा जी हमें ले जाइए यहाँ से। हाँ बच्चा शांत हो जाओ, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए, तुम चिंता मत करो। बेटी को पालने का दम है मेरे अंदर, मैं भी देखता हूँ वो खुला सांड क्या करता है तुम्हारे साथ। हर हर महादेव दोस्तों। तो आज का भाग यही ख़त्म होता है। तो क्या दानी वापस चली जाएंगी? जानने के लिए अगले भाग का इंतज़ार कीजिए। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए, कहानी को शेयर कीजिए ताकि मैं नए नए भाग जल्दी जल्दी लाती रहूँ। थैंक यू।